आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आ गए। इन परिणामों पर डिटेल्स में हम 1-2 दिन में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो कि इन परिणामों से भी जुड़ा हुआ और लोकसभा के परिणामों से भी जुड़ा हुआ और देश की पूरे डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ। उस पहलू की ओर जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी ताकतवर है। नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं तब भी कमजोर नहीं हो रहा है। वो पहलू जिसकी की चर्चा मीडिया में नहीं है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपसे। वो पहलू यह है कि सब लोग जानते हैं कि पिछले 10.5 साल में बड़े पैमाने पर ट्रेजेडी घटी है और बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आत्महत्या बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़े वगैरह वगैरह। और ये इसने एक ऐसी चीज हमारे सामने उभार के सामने रख दी है जिसे हम लोग कहते हैं पीड़ितों का समाज। पीड़ित पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि पीड़ित पहले नहीं थे। तो भारतीय समाज के बारे में जब हम बात करें तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज बुनियादी तौर पर पीड़ितों का समाज है। चारों तरफ से जनता संकट में घिरी हुई है। पीड़ितों की संख्या असंख्य है, कम नहीं है। और इन पीड़ितों में विभिन्न संप्रदाय, जाति और धर्म के मानने वाले लोग हैं। और लोगों के पीड़ित होने का जो स्तर है वो अलग अलग है। कोई संवेदना की वजह से पीड़ित है, कोई धर्म की वजह से पीड़ित है, कोई जाति की वजह से पीड़ित है, कोई सेक्सुअलिटी और शारीरिक आक्रमण की वजह से पीड़ित है, कोई बेरोजगारी है, कोई शिक्षा है, कोई सांप्रदायिक और आतंकवाद की वजह से पीड़ित है। यानी एक बड़ा कैनवास है जिसने कि पीड़ितों का समाज निर्मित किया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कि निरुद्योगीकरण और अपराधीकरण से पीड़ित हैं। तो ये जो विशाल कैनवास है पीड़ितों के समाज का, ये भारतीय समाज, सहिष्णु समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज और इनकी धारणाएं एकदम निरर्थक हैं। भारतीय समाज बुनियादी तौर पर पीड़ितों का समाज है और पीड़ितों का ही बहुलतावाद है। ये जो पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ितों के कभी आपने आख्यान सुने और इसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश की है? कभी इस पर आइडियोलॉजिकल बहस करने की कोशिश की है? जब कोई घटना, रेप की घटना घटती है तो एकदम सरफेस पे आ जाती है, सारी पार्टियां दौड़ती हैं, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए दौड़ती हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में सब लोग चिंतित थे और परेशान थे, लेकिन मैं परेशान नहीं था। कारण उसका एक बहुत बड़ा है कि पीड़ितों के समाज को कैसे डील किया जाए, इस चीज को नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप किसी से बात करें तो आपको लगेगा कि हर एक व्यक्ति के पास में कोई ना कोई पीड़ा है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने को अवहेलित महसूस करता है। और ये जो अवहेलित महसूस करने वाली जो स्थिति है व्यक्ति की, ये अपने आप में बहुत ही शानदार चीज है, जिससे कि हम व्यक्ति के इस पूरे के पूरे स्वभाव को समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आज जो निर्दयीकरण से प्रभावित है, बेरोजगारी से प्रभावित है, वे इसके लिए अपने दिए गए वोट को दोषी नहीं मानते।
उनका ये मानना है कि ये जो बेरोजगारी है, ये जो तमाम किस्म के जो अत्याचार है, उत्पीड़न है, ये दंगे हैं, इनमें मारे जाने वाले लोग हैं, ये तमाम किस्म की जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं, या शिक्षा की फीस बेशुमार बढ़ गई है और पढ़ाई नहीं होती, या जाति के नाम पर हिंसा हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो पीड़ित है, इस पीड़ित का ये मानना है कि ये जो सारी चीज हो रही है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी वो कहते हुए मिलेंगे कि जो ये कष्ट मिल रहे हैं, उन कष्ट में मेरी कोई भूमिका नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो कष्ट में उसकी भी भूमिका है और उसकी ही भूमिका के कारण उसे कष्ट भी मिल रहे हैं। अगर उसने गलत लोगों को वोट नहीं दिया होता तो वो आज पीड़ित न होता, उसने गलत राजनीति को चुना ना होता तो आज पीड़ित न होता। तो पीड़ित अपने को कभी दोषी नहीं ठहराता। जनता खुश है, बीजेपी को वोट देके खुश है। तो कितनी सीट आई है मैं नहीं जानता। यानी आप समाज में जाएंगे तो वहां पीड़ितों की असंख्य कहानियां मिलेंगी, और ये ऐसी कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती। इन कहानियों का एकदम अंबार लग गया इस समय इलेक्शन के टाइम पर। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर भी ये कहानियों का अंबार लग गया, और ये मीडिया और साइबर मीडिया इससे भरे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन पीड़ा की कहानियों को कहने वाले पीड़ित लोग पीड़ा में अपनी भूमिका नहीं देखते। वे झाड़कर अलग खड़े हो जाते हैं कि कोई और जिम्मेदार है। मतलब नरेंद्र मोदी को किसी चीज में नुकसान हुआ, गलती हुई, इकोनॉमिक फेलियर हुआ या कोई नीतिगत नुकसान हुआ, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। वो कहते हैं कि नेहरू जी की जिम्मेदारी है, नेहरू जी की गलती है। देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। सामान्य जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो बेरोजगार है हिंदू, उसके जहन में घुसेड़ दिया गया है कि तेरी बेरोजगारी का कारण है मुसलमानों का तुष्टीकरण। जो ब्राह्मण है उसके दिमाग में बिठा दिया गया कि तेरे पास में नौकरी नहीं है, इसका कारण है रिजर्वेशन। और जो रिजर्व है उसके दिमाग में बिठा दिया गया कि तेरे जो जीवन में कष्ट है और तुझे नौकरी नहीं मिल रही, इसका कारण है सवर्ण। यानी हमारे जो नीति नियामक लोग हैं, उन्होंने एक इतना सुंदर तंत्र, वैचारिक तंत्र गठित किया है कि जो पीड़ित लोग हैं वे अपनी मुश्किलों की जिम्मेदारी किसी और के सिर मर देते हैं, और यह तर्क उनके दिमाग में बिठा दिया गया है। देश में अब जितनी भी समस्याएं वे सब किसकी है? वो भाई भतीजावाद, कांग्रेस वगैरह वगैरह। उसके लिए कम्युनिस्ट जिम्मेदार है, भाई भतीजावाद जिम्मेदार है, उसके लिए और दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन जो असल चीज है उस पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। असल बात यह कि जो कुछ हो रहा है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अन्य जिम्मेदार है। और इस मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अन्य जिम्मेदार है, इस भावबोध ने, इस नजरिए ने पूरे समाज को घेर लिया है, पूरे जीवन को घेर लिया है। एक जमाना था कि आपके पास सपने होते थे, सामाजिक परिवर्तन के सपने होते थे, लेकिन अब तो पीड़ा, दुख, ट्रेजेडी, एडिक्शन, फेक न्यूज, इसके सपने हैं, और इन्हीं की अनुभूतियों में हम डूबे रहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अब हम शिकायती हो गए, शिकायतें ही करते रहते हैं, शिकायतों के सपने में ही डूबे रहते हैं। पहले हम सामाजिक परिवर्तन के सपने देखते थे, सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा रखते थे, लेकिन अब हम शिकायत करते हैं और शिकायत क्रांति में रहते हैं। और इस शिकायत क्रांति ने मनुष्य को लोभी, लालची और लाचार बना दिया है।
इसका परिणाम यह निकला कि हम तर्क से नहीं सोचते, बल्कि हम लालच के आधार पर सोचते हैं। ये लालच है कि मुझे अगर एक वोट देने के 20,000 मिल रहे, 10,000 मिल रहे, 5,000 मिल रहे, प्रेशर कुकर मिल रहा है, बिजली का चूल्हा मिल रहा है, मुझे कंबल मिल रहा है, मुझे साड़ियां मिल रही है, मैं क्यों नहीं उसे वोट दूंगा? लॉजिक से सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सही है या गलत है, उसकी राजनीति सही है या गलत है। तो शिकायत क्रांति जिसको जो कि इन दिनों चल रही है, उस शिकायत क्रांति ने मनुष्य को लोभी, लालची और एक तरह से लाचार बना दिया है। और हम अब हर चीज लालच के आधार पर ही सोचते हैं। हर आदमी के पास शिकायतें हैं और हर आदमी लालच का शिकार है। वह लालच के लिए कोई भी काम और किसी भी हद तक जाके काम करने के लिए तैयार है। ये जो लालच के प्रति एकदम रेडी, एकदम सन्नद्ध भाव, इसने एकदम खतरनाक रूप ग्रहण कर लिया है। आप कल्पना कीजिए, जिस इलाके में लाखों लोग आत्महत्या करके मरे हों, विदर्भ का इलाका, उस विदर्भ के इलाके में बीजेपी एकदम स्वीप कर गई। क्यों? लालच। और ये शिकायत और लालच के भावबोध ने चुनाव को प्रभावित किया। ये पार्लियामेंट का चुनाव भी इससे प्रभावित हुआ, विधानसभाओं के चुनाव में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट में और दूसरी चीजों में इसका असर दिखाई दे रहा है। यहां तक कि मंदिर, नातेदार, रिश्तेदार, मालिक और मजदूर के संबंधों में भी ये लालच बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर दाखिल हो चुका है। एक और चीज है जो कि इस बीच में ऑब्जर्व की है मैंने, जिसे साझा करना बहुत जरूरी है। मतलब इन चुनावों को जो घट रहे हैं, जो चल रहा है, इसको हल्के ढंग से देखने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी सघन वैचारिक प्रक्रिया चल रही है, जिस पर अगर आपकी नजर नहीं जाएगी और उसके बिजाबिज आप अपने औजार तैयार नहीं करेंगे, तो आप तय मानिए आप नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते। भारत की जो साइकोलॉजी है, जो कि ये पीड़ित समाज की साइकोलॉजी है, उस पीड़ित समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो ये कि पीड़ित समाज में अतीत के संस्कार और परंपराएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। जहां जब भी कोई पीड़ा प्रवेश करती है, तो वहां अतीत दाखिल होता है। और जो हमारे यहां लोग हैं जो कि पीड़ा से पीड़ित नहीं है, खाते पीते अघाए लोग, जिनकी संख्या तकरीबन 25-30 करोड़ के करीब है, ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। इनमें एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो ये कि ये वंचितों के दुख से अपने को दूर रखते हैं। उनका मानना है कि वंचितों के यह दुख इसलिए है क्योंकि उनके भाग्य खराब है। भगवान की यही इच्छा है कि वो दुख में रहेंगे। इसलिए जो ही आप पीड़ितों की और वंचितों की बात शुरू करते हैं, ये खाए अघाए लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, वो सुनते नहीं है। वो बार बार पुराने अतीत के नैतिकतावादी तर्क देते हैं, पुरानी नीतियों का उल्लेख करते हैं, पुराने तर्कों का उल्लेख करते हैं। वे तर्क जो आज से 400-500 साल पहले दिए जाते थे। और यही वजह है कि जो पीड़ित होते हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और इस चीज ने पूरे सिस्टम को प्रभावित किया और इसी से वो सिस्टम चल भी रहा है। एक और चीज है, जब वंचितों को समर्थन करने की बात आती है, तो मालूम पड़ा कि किसी को अपना धर्म आड़े नजर आता है, किसी को अपना अहंकार आड़े नजर आता है, वो समर्थन नहीं दे पा रहा है। किसी को अपने राजनीतिक विचार या प्रतिबद्धता आड़े नजर आती है, जिसके कारण वो पीड़ित का समर्थन नहीं कर पा रहा है।
किसी के उम्र आड़े आती है, वो कहता है कि मैं तो उम्र दराज हो गया हूं, मैं क्या समर्थन करूंगा। कहने का मतलब है कि विभिन्न कारणों से लोग, मनोवैज्ञानिक तौर पर जो मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पीड़ितों के समाज के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते। या ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक इस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के पास में वंचितों के साथ खड़े न होने का कोई ना कोई तर्क होता है, बहाना होता है। या ये भी कह सकते हैं कि शिकायत और लालच के खिलाफ न लड़ने का इनके पास अपना अपना तर्क होता है। और इस यही वह जगह है जहां से परजीवी राजनीति पैदा हुई, पैरासाइट पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी की राजनीति पैरासाइट राजनीति है। इस पैरासाइट राजनीति की प्राणवायु है ये पीड़ित समाज। पैरा परजीविता का ये लक्षण है, परजीवी राजनीति का ये असर है कि 10 साल पहले जो व्यक्ति सांप्रदायिकता से नफरत करता था, आज वह उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह सांप्रदायिक हो चुका है। अतीत में जो व्यक्ति अन्याय का विरोध करता था, आज वो अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अन्याय का बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो पीड़ितों का समर्थन करने का प्रवेश पूरी तरह इस परजीवी राजनीति ने खत्म कर दिया है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि वो 80 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री अनाज। कौन है ये लोग? फ्री राशन कौन है ये लोग? फ्री राशन वाले ये पीड़ित लोग हैं। तो पीड़ित लोगों के बीच में कैसा समाज निर्मित हो रहा है? परजीवी राजनीति का समाज निर्मित हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और इन परजीवी राजनीति पर जिंदा रहने वाले जो पीड़ित हैं, इन पीड़ितों का समर्थन का प्रवेश, यानी एक तरफ परजीवी राजनीति का विस्तार और दूसरी तरफ पीड़ितों के प्रति जो समर्थन व्यक्त कर सकते थे, आर्टिकुलेटेड लोग थे, समुदाय थे, जो डायनेमिक समुदाय थे, उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनको निष्क्रिय कर दिया गया। तो पीड़ित के पास में अब सामाजिक प्रवेश नहीं है सुरक्षा का, समर्थन का। तो अब विभिन्न किस्म के पीड़ित और वंचित समूह, जिनमें अल्पसंख्यक भी हैं, स्त्री भी हैं, बच्चे भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, ये मिलेंगे आपको, लेकिन इनका समर्थक समाज नहीं मिलेगा। हम जिन्हें पीड़ित और वंचित के नाम से पुकारते हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें लाभार्थी के नाम से पुकारते हैं। आप उन्हें मजदूर के नाम से नहीं पुकारते, वर्कर के नाम से नहीं पुकारते, बल्कि अब वे उन्हें लाभार्थी के नाम से पुकारते हैं। और यह बहुत मेजर चेंज है। और यही वजह है कि अब हम मजदूरों के पक्ष में बोलने से डरने लगे हैं। हमारे सम्मान को ठेस लगती है। हमने पीड़ितों की अनेक कैटेगरी बना दी है। इससे मजदूर को कम से कम एक काम जरूर किया कि मजदूर को बहिष्कृत कर दिया है। मजदूर अब नहीं आते हमारे डिस्कशन में। और नरेंद्र मोदी ने तो महान काम किया है कि उसने इन सारे के सारे वंचितों को, सारे के सारे पीड़ितों को एकदम लाभार्थी की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने दूसरा खतरनाक काम यह किया कि उसने शोषित और शोषक की जो कैटेगरी थी, उसे नष्ट करके उसने लाभार्थी और दानदाता सरकार, ये दो नई कैटेगरी पैदा की। और ये संदेश दिया कि सरकार जो है वो जो जब आप लाभार्थी कहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो लाभ कमाते रही है वो बांट रही है तुम्हें, जो मुनाफा कमा रही है वो बांट रही है तुम्हें। सरकार कमा रही है इसीलिए बांट रही है। और यही वजह है कि सबको लाभार्थी बना दिया गया। अब देश में शोषक और शोषित की कैटेगरी नहीं है। सरकार है जो कि दानदाता है और लाभार्थी है जो लेने वाले हैं। यानी अब सिर्फ मेजर चेंज
जिसको कायदे से डिस्कस किया जाना चाहिए, लोगों के जेहन में उतार दिया गया कि लाभार्थी और सरकार। क्या हम ये सोचने के लिए तैयार है कि सरकार जो दे रही है ये उनका हक है? क्या हम ये सोचने के लिए तैयार है कि सरकार जो दे रही है वो ईमानदार और नेक नीति से काम कर रही है? लाभार्थी के और सरकार के कॉन्सेप्ट को केंद्र में स्थापित करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो सबसे खतरनाक काम किया है वो ये कि असमानता को लेकर जो बहस थी, शोषण को लेकर जो बहस थी, गरीबी को लेकर जो बहस थी, हिंसा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम विषयों पर जो बहस थी, उस सबको उसने एकदम बट्टे खाते डाल दिया, एकदम अप्रासंगिक बना दिया और नागरिक की चेतना को लाभार्थी की चेतना में रूपांतरित कर दिया। अब नागरिक की तरह सोचने से क्या मिल सकता है? जेल। और लाभार्थी की तरह सोचने से क्या मिल सकता है? फ्री राशन और भी बहुत सारी फ्री चीजें। तो जो फ्री मिल सकता है उससे संतोष करो और जो नहीं मिलता है उस पर पश्चाताप न करो। और अभाव और गरीबी और ये जो अन्याय जो तमाम चीजें देख रहे हो इसे ईश्वर की देन मानो और शांति बनाए रखकर सरकार का समर्थन करो। यह वह बेसिक आइडियोलॉजिकल फंडा है जो लोगों के जेहन में उतार दिया गया है। संसार में क्यों आए हो? जीने के लिए आए हो ना, तो जीवन यापन करो। संघर्षों के बारे में मत सोचो। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संविधान, इन सब के बारे में मत सोचो। यह सोचो कि जीवन यापन कैसे करोगे। यह सोचो कि तुमको क्या मिल सकता है। और यह वह चीज है जिसने के पूरे मानसिक गठन को तैयार किया है। इसको चुनौती देने की जरूरत है। यह जो पूरा का पूरा मॉडल है, इस मॉडल ने शिक्षितों को भी प्रभावित किया है। इसका शिक्षितों पर भी असर हुआ है और शिक्षित भी अब यह सोचने लगे हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अन्य के बारे में, अदर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें सिर्फ निजी चीजों के बारे में और निजी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। और इसने शिक्षित समाज में नार्सिज्म का बहुत तेजी से विकास किया है। यही वजह कि समाज में लगातार लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, वे लगातार मानसिक बीमारियों के अवसाद आज के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हम इन समस्याओं पर ऑब्जेक्टिव ढंग से विचार नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। वो क्यों मर गया, उसने क्यों आत्महत्या की, उसके लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। इस पूरी पीड़ित समाज और परजीवी राजनीति के फ्रेमवर्क ने, जिसको कि पिछले 10 साल में खासतौर पर विकसित किया गया, उसने एक और चीज पैदा की, बहुत खतरनाक चीज पैदा की। वो ये कि जब पीड़ित जब बोलता है तो उसकी तरफ समाज ध्यान ही नहीं देता। लोग कहने लगते अरे यार किस किस की सुने, हर एक आदमी के पास तकलीफ है, अब ये अपनी अपनी कर रहा है। पिछले जन्म में कोई पाप करके आया था इसलिए वो कष्ट भोग रहा है। ये जो अतीत जीवी नैतिक मूल्य आम साधारण आदमी के दृष्टिकोण को निर्धारित कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। गरीब और अमीर बराबर नहीं हो सकते कभी। समाज में सब लोग कभी समान नहीं हो सकते। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं है जो आज ही हो जाएंगी। यह अतीत का तर्क है जो समानता विरोधी तर्क है। तो एक तरह से अतीत के नैतिक मूल्यों और तर्कों की समाज में बाढ़ पैदा कर दी गई है और यह बहुत ही सुयोजित बाढ़ है। अतीत के ही नजरिए के आधार पर, अतीत की नैतिकता के आधार पर स्त्री, अल्पसंख्यक,
सोसाइटी में, समुदाय या समूह, इन सबको नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। यहां तक कि अब क्लाइमेक्स देखिए, विज्ञान को भी प्रभावित अतीत के नजरिए से कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को भी प्रभावित अतीत के नजरिए से कर रहे हैं, पवित्रता को भी प्रभावित अतीत के नजरिए से कर रहे हैं, और कुर्बानी को भी प्रभावित अतीत के नजरिए से कर रहे हैं। ये एक फिनोमेना चल निकला, और ये बड़े स्केल का आइडियोलॉजिकल कैंपेन है जो चौतरफा चल रहा है। और इस कैंपेन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये शोरगुल। जितना ज्यादा हल्ला करोगे, जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करोगे, जितना ज्यादा शोरगुल करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा जलवा जमेगा। तो शोरगुल की संस्कृति, इसने विवेक और तर्क की आवाज को एकदम अनसुना कर दिया है। अब जिसका हल्ला है वही प्रामाणिक है। तो मोदी का हल्ला है, मोदी प्रामाणिक है। अब आपके कहने से क्या हो, मोदी ने हल्ला किया, जनता ने वोट दे दिया, अब मोदी कहेंगे कि देखो जनता ने वोट दे दिया, अब इसका हल्ला चलता रहेगा। तो अब कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो गई? हल्ला ही प्रामाणिक है, शोरगुल ही प्रामाणिक है। एक आधे पहलू, और अभी देखिएगा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में हल्ला कितना तेज होता है। ये जो पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ितों में भी ये मुश्किल है कि ये हल्ले से जल्दी प्रभावित होते हैं, वे हल्ले को सही मानते हैं और हल्ले को ही समर्थन देते हैं। और इस चीज को नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता, और इसीलिए नरेंद्र मोदी मीडिया में, साइबर मीडिया में अपना हल्ला बनाए रखते हैं। हल्ले पर विश्वास करने वाला व्यक्ति और हल्ले पर विश्वास करने वाला पीड़ित व्यक्ति कभी भी नागरिक और नागरिक समाज के तर्क नहीं मानता और नागरिक सभ्यता को नहीं मानता। वो अपने अ, स्वार्थ के आगे, लालच के आगे देखने के लिए तैयार नहीं होता। वो सिर्फ अपनी पीड़ा तो जानता है, उसके आगे वो देखने के लिए राजी नहीं होता। वह न्याय अन्याय, सही गलत के नजरिए से चीजों को देखता ही नहीं है। और ये इस चीज का, ये जो उसके अंदर अभाव है, इस दृष्टिकोण का, नरेंद्र मोदी उसका वैचारिक कैंपेन सबसे अधिक फायदा उठाता है। आरएसएस उसका वैचारिक कैंपेन सबसे अधिक फायदा उठा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित जो लोग हैं वे ये नहीं जानते कि उन्हें पीड़ा देने वाला कौन है, बल्कि वे खुश होते हैं, जो उनका उत्पीड़क है उसकी गिफ्ट लेके खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सेंस ही नहीं है कि शोषक कौन है और शोषित कौन है। हकीकत यह है कि जेएन में एक चीज उतार दी गई है कि अब पीड़ितों की आपस में जंग है। पीड़ितों की उत्पीड़न करने वाले के साथ जंग नहीं है, शोषित की शोषक के साथ जंग नहीं है, बल्कि शोषितों की आपस में जंग है। तो उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए। मसलन हिंदुओं को समझा दिया गया है कि उनकी जंग किससे है? मुसलमानों से। मुसलमानों को समझा दिया गया है कि उनकी जंग किससे है? हिंदुओं से। जबकि मुसीबत यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही शोषित हैं और पीड़ित हैं। दोनों की एक दूसरे से जंग नहीं है, लेकिन उनके जेल में उतार दिया गया है। तो हम इस चीज पर सोचने के लिए तैयार नहीं होते, आजकल बात करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको लेक्चर, लेखन, आपको कहीं राइटिंग में उत्पीड़क और शोषित, शोषक और शोषित, ये पदबंध का इस्तेमाल ही नहीं मिलेगा। आप इंटरनेट पर जाइए, आप तमाम खबरें पढ़िए, तमाम भाषण सुनिए। आप, एक और चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि ये जो पूरा का पूरा पीड़ितों का जो समाज निर्मित हुआ है, उस पीड़ितों के समाज की खूबी है कि उसमें मानवीय अनुभव या मानवीय फीलिंग्स का अभाव होता है। क्योंकि ये जो पीड़ित लोग हैं, ये
सामाजिक जटिलता और उसके जो टकराव है, कंट्राडिक्शंस है, उससे अनभिज्ञ होते हैं। उनके पास में इकेरा दृष्टिकोण होता है, वो बहुत ही सतही ढंग से, इकेरे ढंग से देखते हैं। खाली वो अपने कष्ट के लिए किसी गलत निर्णय को ही दोषी ठहराते हैं, वो उससे ज्यादा नहीं सोचते। हाँ, किसी स्त्री पर हमला हो तो तेज रिएक्शन होता है, सांप्रदायिक दंगा हो तो तेज रिएक्शन होता है, क्योंकि इन मसलों पर जब वे लोग शिकायत करते हैं तो उनको चीजें साफ साफ नजर आती है किसने हमला किया। बाकी सारे मसलों पर एकदम धुंध छाया हुआ है। तो हम कहां फंसे हैं? हम पीड़ितों के समाज में फंसे हैं। हम एक ऐसे समाज में फंसे हैं जो कि समाज परजीवी राजनीति पर निर्भर है। पीड़ित भावबोध में रहने के कारण वह मानवीय अनुभवों से और नागरिक सभ्यता के अनुभवों से और उनके प्रति सही दृष्टिकोण से वंचित है। और एक चीज आपने देखी होगी, आप किसी भी नेता से बात करिए, वो यही कहेगा आपसे कि भारतीय समाज तो बड़ा सहिष्णु समाज है। आपको इस सहिष्णुता का सबसे ज्यादा महिमा मंडन मिलेगा भारतीय समाज में। आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी दल के नेता से बात करिए, वो सब यही कहेंगे कि भारतीय लोग तो बड़े सहिष्णु हैं। यानी सहिष्णुता के प्रति एक तरह से महिमा मंडन और पूजा का भाव, फेटिसिज्म बड़े पैमाने पर मिलेगा। इसके चलते होता क्या है कि स्त्री हो या पुरुष, इनके प्रति जो अन्याय होता है उसको भी वो सहन कर लेते हैं, और इसके बावजूद सहिष्णुता की हिमायत करते हैं। ये वे लोग हैं जो कष्ट सह के भी सहिष्णुता का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। और सहिष्णुता का एक तरीका बताऊं आपको, ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं सो कॉल्ड, इनके अंदर भी ये एक बीमारी है सहिष्णुता वाली। ये भी ये कहते हैं कि हम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के साथ में सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि सहिष्णुता का अधिकारी कौन है, कौन नहीं है। हम कभी इस बात को खोलकर डिस्कस क्यों नहीं करते? सहिष्णुता का वस्तुगत आधार पर फैसला क्यों नहीं करते? सहिष्णुता के दृष्टिकोण का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो वह मिला है शोषक वर्ग को। हम सहिष्णुता के चक्कर में ये जो शोषक और शोषित के बीच का जो कंट्राडिक्शन है, इसमें जो शोषित लगातार वंचित होता चला गया और अधिकारहीन हो गया, हम इसे देख ही नहीं पाते। हर नेता, हर संगठन सहिष्णु दिखने का प्रयास करता है और बार बार कहता है भारत और भारत के रहने वाले लोग महान सहिष्णु लोग हैं। अब इस चक्कर में हो ये रहा है कि इन सबके बीच में सहिष्णुता को लेकर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, और यह प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिक संगठनों से लेकर धर्मनिरपेक्ष संगठनों तक, नागरिक से लेकर नागरिक संगठनों तक फैली हुई है। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक यह सहिष्णुता का आख्यान आपको मिल जाएगा। और ये जो सहिष्णुता है, ये जब आप कोई समसामयिक पीड़ित घटना सामने आए, अभी झांसी में घटना हुई ना, या कहीं रेप की घटना हो, तो तत्काल जो है सहिष्णुता का एकदम ज्वार उभर के आता है, और वो ज्वार सरकार की तरफ से उभर के आता है। कोई पीड़ित घटना घटी तो सरकार तुरंत सहानुभूति में सहायता राशि की घोषणा करती है, परिवार के लोगों के लिए नौकरी की घोषणा करती है और तमाम किस्म की चीजों की घोषणा करती है। क्यों? क्योंकि जिससे कि लोगों के गुस्सा से बचा जाए और टाल पास किया जाए। और पीड़ित ये मांग करते हैं कि जिन्होंने सताया है हमें, जिन्होंने जुल्म किया है, उनके खिलाफ एक्शन होने की, सरकार एक्शन नहीं ले रही। इससे
सत्ताधारी पॉलिटिक्स के खिलाफ में पलायनवाद पैदा हुआ है आम लोगों में और खासतौर पीड़ितों में। अपराधियों के खिलाफ में एक तरफ से नरम रुख पैदा हुआ है पीड़ितों में, और इससे पूरी की पूरी राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई है। तो ये जो व्यक्तिगत पीड़ा की घटनाएं, समसामयिक पीड़ा की घटनाएं जब आती हैं तो सहिष्णुता की जो एकदम बाढ़ दिखाई देती है, वो पहला काम ये करती है कि जो साधारण लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो फिर ये देखते हैं कि भाई हमें क्या मिला, हमारे आंसू पहुंचने के लिए क्या सरकार ने किया, और इससे आधार पर वो खुश हो जाते हैं और वो सार्वभौम सहिष्णुता के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और ये चीज लगातार बढ़ती रही और इसने अचानक नीचे जमीनी स्तर पर ये क्या, सहिष्णुता की हत्या कर दी। अब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे साथ तो ये दुर्घटना होगी, हमें मिलेगा क्या। इसे कहते हैं सहिष्णुता की पॉलिटिक्स का प्रतिगामी असर। क्योंकि पीड़ित अब सिर्फ यही सोचता है उसके भविष्य का क्या होगा, उसके भविष्य में किस तरह की परेशानियां आएंगी, उन्हें वो कैसे डील करेगा, यही उसकी चिंता होती है। उसे क्या क्या असंख्य लाभ मिल सकते हैं, इनके बारे में सोचता है। वह न्याय अन्याय इनको भूल जाता है। वह असहिष्णुता और सहिष्णुता के बारे में वस्तुगत ढंग से सोचने की क्षमता ही खो देता है। और यही वह वजह है कि वह एक तरह से प्रतिगामी राजनीति का सहज खाद्य और समर्थक बन जाता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।